हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 5 लोग होते, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, व्यक्ति डी तथा व्यक्ति ई, ये 5 लोग हमारे पास होते तथा यदि हमारे पास 5 कुर्सियां होती, 5 खाली स्थान होते जिनको हम कुर्सियों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कुर्सी होती, दूसरी कुर्सी होती, तीसरी कुर्सी होती, चौथी होती और ये 5वीं होती। इसे हम लिख सकते हैं कुर्सी संख्या 1, कुर्सी संख्या 2, कुर्सी संख्या 3, कुर्सी संख्या 4 तथा कुर्सी संख्या 5। और यदि हम इन 5 लोगों को इन 5 कुर्सियों पर बैठाने के कुल तरीकों को निकालना चाहते, यानी कि कुल क्रमचियों की संख्या को निकालना चाहते, अर्थात टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना चाहते, तो हम कहते देखो पहली कुर्सी पर 5 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बैठ सकते हैं। पहली कुर्सी पर या तो ए बैठेगा, या बी बैठेगा, या सी बैठेगा, या डी बैठेगा, या फिर ई बैठेगा। तो कुल 5 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति इस कुर्सी संख्या 1 पर बैठ सकते हैं। तो यहां 5 परिदृश्य बन रहे हैं, 5 सिनारियोज बन रहे हैं और प्रत्येक सिनारियो के लिए कुर्सी संख्या 2 पर 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहां पर कुर्सी 1 तथा कुर्सी 2 पर बैठने के कुल तरीकों की संख्या हो गई 5 गुणे 4। तो यहां पे कुल 20 सिनारियोज बन गए जहां पर हमने कुर्सी 1 तथा कुर्सी 2 पर व्यक्तियों को बैठाया है। इन 5 में से किन्हीं 2 व्यक्तियों को बैठाया है। अब इन 20 परिदृश्यों के लिए, इनमें से प्रत्येक परिदृश्य के लिए यानी कि प्रत्येक सिनेरियो के लिए हम कुर्सी संख्या 3 पर कितने लोगों को बैठा सकते हैं? अब हम कुर्सी संख्या 3 पर 3 अलग अलग लोगों को बैठा सकते हैं इन 20 में से प्रत्येक सिनेरियो के लिए। तो अब 5 गुणे 4 गुणे 3 इतने परिदृश्यों की संख्या हो गई, इतने सिनेरियोज हो गए इन 3 कुर्सियों पर किन्हीं 3 व्यक्तियों को बैठाने के लिए। इन 5 में से किन्हीं 3 व्यक्तियों को बैठाने के लिए ये 5 गुणे 4 गुणे 3 सिनेरियोज हो गए। अब इनमें से प्रत्येक परिदृश्य के लिए, प्रत्येक सिनेरियो के लिए हम कुर्सी संख्या 4 को कितने प्रकार से भर सकते हैं, यानी कि कुर्सी संख्या 4 पर हम कितने अलग अलग लोगों को बैठा सकते हैं। तो चूंकि हमने 3 लोगों को पहले ही बैठा दिया है तो यहां बचते हैं 2 लोग, तो यहां पे 2 अलग अलग लोगों को हम बैठा सकते हैं। तो अब कुर्सी 1, कुर्सी 2, कुर्सी 3 तथा कुर्सी 4 पर बैठाने के कुल परिदृश्य यानी कि कुल सिनेरियोज हुए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। अब इनमें से प्रत्येक सिनेरियो के लिए, प्रत्येक परिदृश्य के लिए हम कुर्सी संख्या 5 को कितने प्रकार से भर सकते हैं, यानी कि कुर्सी संख्या 5 पर कितने अलग अलग प्रकार से हम व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। तो चूंकि 4 व्यक्तियों को हमने बैठा दिया है तो इन 5 में से 4 व्यक्ति जाके यहां पर बैठ चुके हैं, तो अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है। तो कुर्सी संख्या 5 पर हम एक प्रकार से व्यक्ति को बैठा सकते हैं। तो ये 5 व्यक्ति इन 5 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, यानी कि कुल क्रमचियों की संख्या क्या होगी, यहां पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे। तो क्रमचियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यह हो जाएगी फैक्टोरियल 5 के बराबर, जो कि बराबर हो जाएगी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये होगा 5 गुणे 4 20, 3 गुणे 2 6, तो ये 120 के बराबर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न को किसी एक पिछले वीडियो में हमने पहले ही कर रखा है। चलो यहां पर हम इससे भी कोई रोचक प्रश्न करते हैं। तो अब जो हम प्रश्न करने वाले हैं इसमें हमारे पास व्यक्तियों की संख्या 5 ही है, मतलब हमारे पास ए बी सी डी ई ये 5 व्यक्ति हैं और इस बार कुर्सियों की संख्या थोड़ी कम है, 5 न होकर के इस बार कुर्सियों की संख्या 3 है। ये कुर्सी संख्या 1, कुर्सी संख्या 2 और कुर्सी संख्या 3। तो इन 5 व्यक्तियों में से कोई 3 व्यक्ति इन 3 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको यहां पर प्रोत्साहित करता हूं कि आप वीडियो को रोकें तथा इसको खुद से करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर प्रयास जरूर किया होगा। चलो इसे मिलकर हल करते हैं। तो जैसा लॉजिक हमने ऊपर लगाया, जिस तर्क का इस्तेमाल हमने ऊपर किया था, वही तर्क का इस्तेमाल हम यहां भी करते हैं। तो हम मान रहे हैं कि अभी तक कुर्सियों पर कोई नहीं बैठा है, तो कुर्सी संख्या 1 पर कितने लोग बैठ सकते हैं। तो चूंकि यहां पर कोई अभी नहीं बैठा तो 5 अलग अलग लोग यहां पर बैठ सकते हैं, या तो ए बैठेगा या बी बैठेगा या सी बैठेगा या डी बैठेगा या फिर ई बैठेगा। तो 5 अलग अलग प्रकार के लोग यहां पर बैठ सकते हैं। अब इन 5 सिनारियोज में, 5 परिदृश्यों में यदि हम प्रत्येक परिदृश्य को देखें तो इनमें से प्रत्येक परिदृश्य के लिए, प्रत्येक सिनारियो के लिए कुर्सी संख्या 2 पर हम 4 अलग अलग व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। तो कुर्सी संख्या 2 पर 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो हमारे पास 5 गुणे 4 परिदृश्य हैं, यानी कि 5 गुणे 4 सिनारियोज हैं जहां पर हमने कुर्सी 1 तथा कुर्सी 2 पर व्यक्तियों को बैठाया है।
अब इन 20 परिदृश्यों में यानी कि 20 सिनेरियोज में प्रत्येक सिनेरियो के लिए कुर्सी संख्या 3 पर हम कितने प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। तो चूंकि इन 5 में से 2 व्यक्तियों को हमने कुर्सी 1 तथा कुर्सी 2 पर बैठा ही दिया है, तो अब हमारे पास बचते हैं 3 व्यक्ति। तो कुर्सी संख्या 3 पर हम 3 व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से बैठा सकते हैं। तो कुल सिनेरियोज हो जाएंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 और ये बराबर हो जाएगा 60 के। तो इन 60 तरीकों से हम इन 5 व्यक्तियों में से किन्हीं 3 व्यक्ति को इन 3 कुर्सियों पर बैठा सकते थे। तो 5 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाने के कुल क्रमचयों की संख्या यानी कि कुल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये 60 के बराबर है। जब भी मैं क्रमचयों के रूप में सोचता हूं तो मैं प्रश्न को हल करने के बारे में इसी प्रकार से सोचता हूं। मैं इसी तरह से सारे क्रमचयों की संख्या को निकालता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं पसंद है, मुझे कोई सूत्र लगाना नहीं पसंद है। मैं इसी प्रकार से दिमाग में चित्र बनाता हूं तथा प्रश्न को हल करता हूं। लेकिन आप कह सकते थे जब हमने 5 कुर्सियों पे 5 व्यक्तियों को बैठाया था तो हमें एक सूत्र मिल गया था जो कि फैक्टोरियल 5 के बराबर मिला था। तो जब हम 5 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पे बैठा रहे हैं तो यहां पर कोई सूत्र क्यों नहीं है, यहां पर फैक्टोरियल क्यों नहीं आ रहा है? तो चलिए सोचते हैं कि यहां पर फैक्टोरियल किस प्रकार से आ सकता है। इसको यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां हमने 5 गुणे 4 गुणे 3 किया है। यह देख के ऐसा लगता है कि जैसे हम फैक्टोरियल 5 का प्रसार कर रहे हो, परंतु हम 3 पर ही जाके रुक गए हो, यानी कि 2 गुणे 1 नहीं आया यहां पे। यदि इसे हम पुनः देखें तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर असल में हमने 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ही किया है, लेकिन यह करने के बाद हमने 2 गुणे 1 से भाग भी दे दिया है। अब 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 कट जाएगा और 5 गुणे 4 गुणे 3 आएगा जो कि 60 के बराबर होगा। और यह हमने इसलिए भी किया है ताकि हम इसे फैक्टोरियल के रूप में लिख पाए। तो अंश में क्या आ जाएगा, अंश में आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और हर में आ जाता है फैक्टोरियल 2। अब आप पूछेंगे कि यहां पे फैक्टोरियल 2 कैसे आ गया, यहां तो कुर्सियों की संख्या 3 थी, तो यहां 2 का फैक्टोरियल कैसे आ गया? तो मैं यदि आपसे पूछूं कि व्यक्तियों की संख्या कितनी थी तो आप कहेंगे 5। फिर मैं पूछूं कुर्सियों की संख्या कितनी थी तो आप कहेंगे 3। तो यहां पर ये जो संख्या 2 है वो और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तियों की संख्या माइनस कुर्सियों की संख्या है। इसे यहां पे भी देखें, हमारे पास व्यक्तियों की संख्या 5 थी तो हमने 5 से गुणा करना चालू किया, एक संख्या कम करते गए, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 जितनी कुर्सियों की संख्या थी उतनी बार पीछे से गुणा करके जाके वहां पे रुक गए। अब यहां पर ये शेष 2 संख्याएं बच रही हैं, इनको यदि हम 5 गुणे 4 गुणे 3 में लगा देते हैं तो फैक्टोरियल 5 कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यहां पे जितनी संख्याएं बच रही हैं वो और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तियों की संख्या में से यदि हम कुर्सियों की संख्या निकाल दें तो जो संख्या आएगी उतनी ही संख्याएं यहां पर बच रही हैं और उन्हीं से हमने भाग भी दिया है। इसलिए जो हर में आ रहा है फैक्टोरियल 2 वो और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तियों की संख्या माइनस कुर्सियों की संख्या का फैक्टोरियल है। तो इसको मैं लिख सकता था 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इस तरह का सूत्र आप व्यापक रूप से भी देख सकते थे, यानी कि n व्यक्तियों को r सीटों पर बैठाने के कुल क्रमचयों की संख्या को आप एक सूत्र के माध्यम से देख सकते थे। तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीका है कुल परम्यूटेशंस की संख्या जब हम n व्यक्तियों को r सीटों पर बैठा रहे हैं, या फिर कुछ लोग इसे NPR ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं NPR, कुल परम्यूटेशंस की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या जब हम n व्यक्तियों को r सीटों पर बैठा रहे हैं। तो यह हो जाएगी, यहां से देखिए, यह हो जाएगी फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां पे इस प्रश्न में r का मान 3 था तथा n का मान 5 था, तो उसका उत्तर आया था 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, जिसे हल करने पे हमें 60 मिलता। तो इस तरह के प्रतीक चिन्ह यानी कि नोटेशंस आपको किताबों में देखने को मिलेंगे या अलग अलग कक्षाओं में देखने को मिलेंगे। कभी सांख्यिकी की कक्षा में देखने को मिल सकता है, कभी प्रायिकता की कक्षा में देखने को मिल सकता है। तो जब भी इस प्रकार से आपको नोटेशन दिखे, प्रतीक चिन्ह दिखे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका मतलब समझते हैं आप कि इसका मतलब क्या है। लेकिन यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं इस सूत्र को कभी प्रयोग नहीं करता हूं। मैं हमेशा तर्क का इस्तेमाल करता हूं और कुछ इस तरह से हल करने का प्रयास करता हूं जैसा कि यहां हमने किया है। इससे मुझे यह लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार के सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है। और जब आगे आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि NPR हर जगह फिट भी नहीं होता है, हर प्रकार के प्रश्नों में फिट नहीं होता है।
आप वहां देख पाएंगे कि इस प्रकार के तर्क को इस्तेमाल करके प्रश्न को हल करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन यहां पर बस मैंने इसका जिक्र इसलिए किया ताकि जब आप अपनी कक्षाओं के लेक्चर्स में इसे देखें तो आप परेशान ना हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।